अस्सलाम वालेकुम, आई एम महविश इदरीस, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। यू आर वाचिंग तबीब.pk। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो या गर्ल्स में बहुत कॉमन है, ये प्रेगनेंसी में जो होती है। सबसे पहले तो हम इसके कॉजेज़ पे बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जो आपको आयरन डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर डाइट आपकी अच्छी नहीं है, जिसमें वो फूड्स जो कि रिचेस्ट सोर्स हैं आयरन के वो आप नहीं ले रहे, उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है तो वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ लेके जा सकता है। और फिर अगर हम देखें तो अगर जीआई ब्लड लॉस आपका हो रहा है, कोई सर्जरी आपकी हुई है, कोई इंजरी हुई है जहाँ पे आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। बच्चों में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है वो पिका, जो कि ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंसेस है, जिसमें वो मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, रेत खाते हैं या पेंट वगैरह खा रहे होते हैं। बेसिकली इसमें लेड होता है। लेड आपकी बॉडी में से कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। और अगर जो प्रेगनेंसी है उसमें देखें तो क्योंकि आपके फीटस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा होता है तो आपकी नीड भी उस तरह से ज़्यादा होती है। अगर आप नीड जो आपकी ज़्यादा है वो पूरी नहीं हो रही तो डेफिनेटली दैट विल लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस हम डिलीवरी के टाइम पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर अगर हम देखें तो जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ है, जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनकी भी इंटेस्टाइन्स प्रॉपरली काम नहीं करी, उनको भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर जैसे ग्रोथ हो रही होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, उनमें भी नीड ज़्यादा होती है। और गर्ल्स में जैसे मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, अगर उसमें आपकी हैवी ब्लीडिंग है तब भी आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब एक हमारे पास क्लाइंट है या पेशेंट है तो वो कैसे डायग्नोज होगा या कैसे उसके सिम्टम्स या साइंस पता चलेंगे कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पेलर ऑफ द स्किन। आपकी स्किन बहुत पेल हो जाती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, आपके हाथ और पाँव बहुत ठंडे रहना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चे बहुत ज़िद्दी, चिड़चिड़ापन, हर बात पे रोना, ज़िद करना या टांगों में दर्द की शिकायत करना, तो ये सारे साइंस अगर हम देखें तो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ लेके जाते हैं। फटीग इज़ वेरी कॉमन। आपका जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें डिले स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम डाइट की बात करें तो उसमें हमारे पास वो फूड्स जो कि रिचेस्ट सोर्स हैं आयरन के, उसमें एग योक हमारे पास आता है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पोल्ट्री आ जाता है, हमारे पास ग्रेन्स आ जाते हैं, रेड बीन्स, ब्लैक पीस, जो काले चने हैं वो हमारे पास रिचेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन का और आयरन का। और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो अगर आप आयरन का ले रहे हैं, कोई भी सोर्स ले रहे हैं, तो कोशिश करें उसके साथ आपका विटामिन सी का कोई सोर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट में एग योक लेते हैं, फुल एग लेते हैं, लेकिन हमारे एक कॉमन मिस्टेक क्या है, हम उसके साथ एक चाय ले लेते हैं या हम एक दूध का ग्लास ले लेते हैं। चाय में कैफ़ीन है, कैफ़ीन आपके आयरन को बाइंड कर देती है। अगर हम दूध में देखें, दूध में कैल्शियम है, कैल्शियम आयरन को बाइंड कर देता है। तो हमारी कॉम्बिनेशंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दैट वुड लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर आपका एक ब्रेकफास्ट में ऑमलेट है, ब्रेड है, तो कोशिश करें कोई फ्रूट जूसेस लें, दैट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कोई भी सिट्रस फ्रूट आपने ले लिया, ये फ्रूट खा लिया या उसका जूस ले लिया, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप खाने के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि कैल्शियम आयरन को बाइंड कर देता है, तो कोशिश करें कोई भी आपके मिल्क सोर्स से चीज़ आ रही है तो वो खाने से 1 घंटा पहले लें या 1 घंटा बाद लें, अगर आपको आयरन का सोर्स ले रहे हैं। अगर आप आयरन का कोई सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो कोशिश करें वो दूध से बनी हुई चीज़ों के साथ ना लें। आपने अगर सुबह एम्प्टी स्टमक सबसे अच्छा आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन अगर जिन लोगों को टॉलरेबल है, वरना कुछ लोगों को नौजिया वगैरह भी होता है, अगर आप एम्प्टी स्टमक आयरन को एब्जॉर्ब करें तो कोशिश करें 1 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लिया, आपके स्टमक को इशू है, तो फिर आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद कोई आयरन का सप्लीमेंट लेंगे। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम मिस्टेक कर रहे होते हैं और इसकी वजह से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जाते हैं।